हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है जी BRI भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसको सी पैक कहा जाता है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। वो चीज़ें क्या हैं? कि आया ये एक इकोनॉमिक गेम चेंजर है या डेट ट्रैप है? और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर या फिर बाकी दुनिया के अंदर जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी सेफ है? क्या उसके लिए मसाइल हैं, क्या नहीं है? इस हवाले से आज बात करेंगे और इसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात इस वक़्त करेंगे पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हुई कि जी पाकिस्तान में गेम चेंजर आ रहा है और पाकिस्तान की माशी जो हालत है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और गवादर से लेके और जिसे कहते हैं कि वाघा तक और वाघा से लेके खंजराब तक और खंजराब से लेके कराची तक एक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, यानी इकोनॉमी के मैदान में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें अचीव नहीं हुई, बल्कि इसके ऊपर अगर ये देखा जाए और ये कहा जाए कि बहुत कुछ जो होना था या जो हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। इस हवाले से डिटेल में जाते हैं और इस खित्ते से यानी चीन को पाकिस्तान के जनूब मगरिब में वाक़या बंदरगाह, यानी जो सी पोर्ट है गवादर से जोड़ने वाली निहायत आम सड़क गुज़रती है। शराय रेशम सदियों से जिसको शराय कराकुरम भी कहा जाता है, ट्रेड और ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होती रही। ताहम गुज़िश्ता 10 साल में इस सड़क को चीन के बेल्ट एंड रोड BRI मंसूबे के तहत काफ़ी अहमियत हासिल है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मंसूबे के तहत इस कदीम रास्ते को तामीरी नो जनूबी एशिया के गरीब ममालिक में मुतअद्दिद ट्रांसपोर्ट मंसूबों से जुड़ी थी, जिसके तहत चीन नए इत्तेहादी बना सकता था। वेस्टर्न वर्ल्ड चीन की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को शक की निगाह से देखती रही है, जिसे खदशा था कि चीन बंदरगाहों का एक सिलसिला यानी सी पोर्ट्स का एक सिलसिला कायम कर लेगा, जो जनूबी चीन समंदर और जो आपका अरब ओशन है, उसके ज़रिए उसकी बहरिया को अफ्रीका तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। ताहम चीन इन खदशात को बेबुनियाद करार देता रहा। अब तक तकरीबन दुनिया के 145 कंट्रीज़ में, जिसमें तकरीबन 75% पॉपुलेशन दुनिया की रहती है, चीन के मंसूबे में शामिल हो चुके हैं। इस मंसूबे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक है, जिसके तहत $60 बिलियन की इब्तदाई तखमीने से सड़कों, रेलवे और पाइपलाइन का एक जाल बन रहा था। हतमी मंसूबा यह था कि वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया और मशरक वस्ता यानी मिडल ईस्ट से तेल और गैस पाइपलाइन मगरबी चीन तक बराह रास्त रसाई हासिल कर सकेगी और यूं तवील समंदरी रास्ते के मुकाबले में वक्त की बचत होगी। पाकिस्तान के इस खत्े की तरक्की चीन के लिए फ़ायदेमंद होती। एक जानिब इसे अफ़गानिस्तान की मादनियात तक रसाई यानी मिनरल्स तक रसाई होती, तो दूसरी जानिब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत हासिल होती। अच्छा, ताख़ीर जो हुई इसमें ये लेट बहुत हुआ, लिंगर ऑन रहा है, अभी भी है। करप्शन और इसमें जो देर है, उसकी वजूहात क्या हैं? अगरचे सिपेक नामी मंसूबे पर काफ़ी काम हुआ है, ताहम BRI के दीगर मंसूबों की तरह करप्शन, अल्तवा, माहौलियाती और सिक्योरिटी मसाइल का सामना रहा है। गवादर बंदरगाह अब तक खाली पड़ी है, जहाँ से सामान लाने और ले जाने के आसार नज़र नहीं आते। और यही सवाल मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले वहाँ जो उनको ऑपरेशनल जनरल मैनेजर थे, उनसे मैंने किया था। रिटायर्ड कैप्टन साहब थे। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लेकिन उनसे मैंने इंटरव्यू में भी यही सवाल किया था कि ये ऑपरेशनल तो आप कहते हैं कि है, लेकिन यहाँ पे कुछ सामान का आना ले जाना नहीं है। तो एक चीज़ जो मैंने अभी तक नोटिस की है, वो
गवादर तो ऑपरेशनल है या हो सकता है, बट व्हाट द थिंग इज कि क्या गवादर की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ है या नहीं है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, जो मेरे ख्याल में इसका जवाब है बिग नो। खैर, इस मसाइल का ताल्लुक पाकिस्तान के अपने माशी मसाइल से भी है। रवां साल के आगाज़ में मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर था, महंगाई उरूज पर थी, तरक्की की रफ्तार कम और रुपए की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। एक ऐसे वक्त में जब फैक्ट्रियाँ महंगी बिजली और खाम माल की वजह से बंद हो रही थी और टेक्सटाइल मजदूरों को फारिग किया जा रहा था। हुकाम सीपेक मंसूबों के लिए दरकार दरामदाद की अदाइयाँ करने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। आखिरकार आईएमएफ ने जुलाई में $3 अरब की एक इमदादी पैकेज की मंजूरी दी, लेकिन पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा अब $300 अरब तक जा पहुंचा है, जिसका एक तिहाई हिस्सा चीन को वाजिबुल अदा है। इस मुश्किल का सामना करने वाला पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं। ब्याराई मनसूबे के आगाज के बाद से चीन बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और जनूबी एशिया में दीगर ममालिक भी ऐसी ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। दिल्ली के सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस से ताल्लुक रखने वालों कॉन्स्टेंटाइनो जवायर कहते हैं कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ने बीआरआई को एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जिसके जरिए वो अपनी जो इकोनॉमी को मॉडर्न एक राह या रास्ता दे सकते थे। ताहम आज नेपाल में चीन ने सियासी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी है। श्रीलंका में सरमायाकारी मनसूबों के तवील मुद्दती लीज मुआहदों में बदल दिया है, जो खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान लगाते हैं, और बांग्लादेश में वाजे हो रहा है कि चीन की ग्रांट्स दरअसल महंगे कर्जे थे। ग्लोबल साउथ और मौका परस्ती यानी अपॉर्चुनिटिस्ट जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, तो एक तहकीक के मुताबिक चीन ने 2008 से 2021 के दरमियान 22 कंट्रीज को $240 बिलियन का कर्जा दिया। इस तहकीक पर काम करने वाले कारमेन रेन हार्ट आलमी बैंक के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट है। वो कहती हैं कि बीजिंग अपने बैंकों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो बैनुल-अक़वामी तौर पर कर्जा फराहम करने के पुरखतर कारोबार में घुसा हुआ है। खैर, चीन शाज़ नादिर कर्जा माफ करता है और किसी को कितना कर्जा किन शराइत या कंडीशंस पर दिया गया है, ये तफसीलात अक्सर खुफिया रखी जाती है। माहिरीन का कहना है कि जब एक से ज्यादा बैनुल-अक़वामी कर्जा देने वाला हो तो कर्ज की अदायगी में रद्द-बदल रुकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल हम मानते हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक तो इसके मुस्तकबिल के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, क्वेश्चंस मार्क हैं। इसके साथ-साथ सिक्योरिटी की सिचुएशन है और इसके साथ एक चीज़ और है। अगर आपको याद हो तो ये बात हमने पहले भी शायद डिस्कस की है शोज़ में, और वो ये है कि पाकिस्तान, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं एक रिसर्च कर रहा था, जो L1 है, ML1 जिसको कहा जाता है, मेन लाइन 1 फ्रॉम पेशावर टू कराची, हमारा रेलवे ट्रैक है। इसके ऊपर पहले $9.9 बिलियन की कॉस्ट का तखमीना लगाया गया था, बजटिंग हुई थी। खैर, पाकिस्तान ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो पैसे कम करके $7 बिलियन, फिर $6.6 बिलियन और अभी $3.4 बिलियन पे उसको लाया गया, उसकी मॉडल में और चीज़ों में तब्दीली के लिए। उसकी स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर की हुआ कर होनी थी, जो अब उसको 120 पे लाया गया। मैं भी उसको 100 पे ले आया, क्योंकि इस वक्त भी हमारे यहाँ ट्रेन कौन सी, मतलब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 45, 50, 60, 70 मैक्सिमम इसी स्पीड होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। पाकिस्तान ने ये क्वेश्चन किया कि भाई आप हमें ये लोन जो है 85% चाइना ने हमें लोन देना है, इसको 1% आप हमें मार्कअप पे दे। तो चीन इस पे राजी नहीं हुआ। हालांकि इतना बड़ा पैसा जब आप उठाते हैं तो 1% भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि मार्कअप होता है, बट चीन वॉज नॉट रेडी फॉर 1% मार्कअप के वो पाकिस्तान को ये $3.4 बिलियन जो ML1 के लिए है ये दे सके। तो ये भी एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त $300 अरब के कर्जे में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तानी रुपयों में 64,000 अरब 64,000 बिलियन रुपीस का कर्जा, और हर पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए का
کرزئی ہے جس کے اوپر یہ ڈیٹ موجود ہے. بے شک وہ ابھی اس لمحے پیدا ہونے والا کوئی بچہ کیوں نہیں ہے جس کی ابھی دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی ہے, وہ بھی اس ڈیٹ ریپ کا حصہ ہے. خیر, پھر سیکیورٹی کے بڑے سارے مسائل ہیں. بلوچستان کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے انٹیریئر منسٹر کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, سرفراز بگٹی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں, اور اسپیشلی ان کا جو نیٹو سٹی ہے یا جو بھی ڈیرہ بگٹی یا پھر سوئی کا علاقہ ہے, وہاں پہ حالات وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے نہیں ہیں. اب یہ والی بات میرے خیال میں ریالٹیز کو ماننا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا سلوشن سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے, وہ میرے خیال میں ان کے پاس بھی نہیں ہے. مستقبل کیسا ہے, فیوچر کیا ہے سیپیک کا, اس حوالے سے کامیابی اور ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بی آر آئی کے تحت جو منصوبے بنے وہ شاید بصورت دیگر نہیں بن سکتے تھے, اور ان کی مدد سے بہت سے ممالک میں اکانومی میں ترقی ممکن ہو سکے گی. اچھا, گزشتہ سال G7 نے کم اور متوسط آمدن والے ممالک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا. رواں G20 اجلاس میں انڈیا مشرق وسطیٰ یورپ اقتصادی راہداری منصوبے کا اعلان کیا گیا, جس کے ذریعے ایک تجارتی راہداری انڈیا کو متعدد مڈل ایسٹ ممالک اور یورپ سے جوڑے گی. امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس منصوبے میں شامل ہیں, جن کے مطابق ایسی اور تجارتی راہداریاں بھی مستقبل میں سامنے آئیں گی. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا تھریٹ موجود ہے. ایک تو میں نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ ہے اس حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز موجود ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب دوسری بی آر آئی کے مقابلے میں اور چیزیں آتی ہیں یا آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مشکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا. کس کو سامنا کرنا پڑے گا؟ یقیناً سیپیک کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہ بلوچستان کے حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور کشمیر جہاں سے اس روڈ نے گزرنا ہے, اس پروجیکٹ نے گزرنا ہے, ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول کہ وہ کیا گلے شکوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کیا گلے شکوے وہ کرتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, جس طرح آج 10 سال بعد یہ باتیں اب ہونے لگی ہے, پہلے نہیں ہو رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پہلے اس حوالے سے بات کیا کرتے تھے تو بڑے سارے لوگ یہ لکھتے تھے کہ یہ کسی سے پیسے لے کے اور یہ سی پیک کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اس وقت بھی یہ فیکٹس اینڈ فگر پہ ہم بات کرتے تھے, اور آج بھی فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر رہے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے کوئی مارکیٹ میں سٹوری نہیں لے کے آیا. واٹ دا تھنگ از کہ بہت سارے ایکسپرٹس اس چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو آج سے کچھ سال پہلے بڑے بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے, ان کے بھی بڑے سارے کنسرنز ہیں, چائنیز کے بھی بڑے سارے کنسرنز ہیں. اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم اس کو, یہ فیزیبل ہوتا بھی ہے اور اس کو ہم کرتے بھی ہیں, تو اس کا جو مارک اپ ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ ہمیں دینا پڑے گا وہ ہمارے مطلب برداشت سے باہر ہے, ہمارے افورڈنس سے باہر ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حالات بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے ایسی چیزوں کو کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. جہاں تک اکنامک زونز کی بات ہے تو مختلف اکنامک زون کا بھی بڑا ہم نے سنا کہ 10 یا 11 اکنامک زونز بنیں گے, جس میں سے ایک رشکی اکنامک زون جو بالکل میرے علاقے کے قریب واقع ہے, وہاں پر بھی گزشتہ رات میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لائٹیں بجھی ہوئی ہیں اور ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے. حالانکہ جب یہ بن رہا تھا تو بڑی مطلب لائٹنگ اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں ہلا گلا نظر آتا تھا. ہمیں بھی لگتا تھا کہ شاید بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ واقعی گیم چینجر یہاں کا ہوگا, لوکلی یعنی وہاں کے لوگوں کو جابز ملے گی. اب پہلے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے یا ارد گرد کے, میں ان سے سنا کرتا تھا سی پیک, لیکن اب بلیو کریں کہ اس ویکینڈ پہ میں اپنے علاقے میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے کسی بندے سے کسی مطلب وہ جاب پہ ہے یا جاب پہ نہیں ہے, میں نے کچھ نہیں سنا, کیونکہ اب وہاں پہ لوگوں کو اس قسم کی چیزیں مل نہیں رہی. پھر چائنا کے بڑے سارے کنسرنز اپنی جگہ, سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ, پھر لوگوں کی لینگویج
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि चाइनीज कुछ कहते हैं, फिर जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो कुछ उसको इंटरप्रेट करते हैं। जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें से बहुत दफा, यकीन करें, जो लोग काम करते थे, छोटी छोटी जॉब्स करते थे, वो मुझे बताते हैं कि हम कुछ कहते हैं, वो आगे जाके उनको कुछ बता देते, कहते हैं, हमें तो समझ आती ही नहीं है। उनकी बात हमें कुछ करके बता देते तो हमें समझ मतलब आती नहीं है, लेकिन कहते हैं हमें अंदाजा होता है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कंसर्निंग मैटर है, कि लोगों को लैंग्वेजेस का ना आना, कम्युनिकेट, उनको अंग्रेजी या फिर उर्दू नहीं आती, पश्तो की तो खैर मैं बात नहीं करता, और हमारे लोगों को सिंपल सी बात है, अंग्रेजी तो चलो हमारे लोगों को भी इतनी नहीं आती, लेकिन चलो टूटी फूटी बोल लेते हैं, चलो उर्दू उर्दू बोल लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन चाइनीज तो बिल्कुल नहीं आती। शायद ही कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज आती है। तो वो जो हल्ला गुल्ला हम देखा करते थे वो हमें नजर नहीं आ रहा। वो चाइनीज जो जिस तरीके से एक्टिव हुआ करते थे वो चीज भी नजर नहीं आ रही, और ये अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि भाई जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो हम इतने बड़े डेट ट्रैप में फंस चुके होंगे कि आज हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इन इदारों का रोना रोते हैं कि पिछले 50 सालों में या 45 सालों में हमने 64,000 बिलियन का कर्जा लिया हुआ है, जिसका चुकाना मेरे ख्याल अब नामुमकिन होता जा रहा है। और उसका बर्डन जो है वो एक आम पाकिस्तानी बेचारे को पढ़ना होता है, ना ये मियां नवाज शरीफ साहब को पढ़ता है, ना ये शहबाज शरीफ साहब को, ना ये जरदारी साहब को, ये न जनरल बाजवा को, ना ये जनरल राहिद शरीफ को, ना जनरल किसी और XYZ को, न किसी जज को, न किसी ब्यूरोक्रेट को। इसका जो बर्डन है वो पाकिस्तानी अवाम और जो आम अवाम है उनको बर्दाश्त करना पड़ता है और कर रहे हैं। तो अयाशियां कोई करता है, करप्शन का भी बड़ा हवाला दिया जाता है कि बहुत ज्यादा करप्शन, इतने बड़े स्केल पे करप्शन हुई है या हो रही है, कि वो भी इसके रास्ते में एक हर्डल के तौर पे उसको देखा जा सकता है। तो ये वो चीजें हैं, वो मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है, यानी सीपैक की जो गाड़ी है, सीपैक की जो ट्रेन है, ये आगे नहीं बढ़ता। और अभी तक गवादर गवादर तो हम बहुत करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ नजर नहीं आता। और स्पेशली वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, मैं जब भी पता करता हूँ तो मुझे कोई ऐसी खबर नहीं आती, क्योंकि कहते हैं नहीं नहीं जी हालात बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं यार हालात खराब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ऐसा प्रोजेक्ट हो या इससे अच्छा प्रोजेक्ट हो या इससे बुरा प्रोजेक्ट हो या इस जैसा प्रोजेक्ट हो, उसका चलना मुश्किल हो जाता है। और जब आप डेट ट्रैप में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फंसे हुए होते हैं, तो फिर उसके साथ इसको चलाना और भी मुश्किल हो जाता है। खैर एनीवे, एक न्यूज अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मिलते हैं किसी और न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।